नज़ीन, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों ट्रैक के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं। मिलिटरली जो इवेंट्स हो रहे हैं बैटल फील्ड के अंदर, उसमें यह है कि ईरान ने कुछ ड्रोन्स जो है वो फायर किए हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि खलीज ओमान में वो रिस्पॉन्ड करेंगे जो उनके जो कार्गो जहाज है उसके ऊपर अटैक किया गया है, तो ईरान भी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और अभी उन्होंने कुछ ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिकी वॉरशिप्स की तरफ जब वो फायर किए हैं। और इसके साथ साथ जो अमेरिकी एम्बेसी है इराक में, वो ये कह रही है कि इराक की जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर कुछ बड़े हमलों की प्लानिंग कर रही है। और इसके साथ ईरान एक और बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान ये तैयारी कर रहा है कि अब वो हमेशा के लिए जो इजरायली बहरी जहाज हैं, उनके जो टैंकर्स हैं, वो खलीज फारिस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वो खलीज ओमान में जब वो दाखिल नहीं हो सकेंगे, वो इस तरफ आ ही नहीं सकेंगे। और डिस्पाइट के मुआहिदा होता है, मुआहिदा नहीं होता, मुआहिदे का क्या नतीजा निकलता है, इजरायली टैंकर्स, इजरायली बहरी जहाज इधर अब हमेशा हमेशा के लिए नहीं आ सकेंगे। ईरान जब वो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करने जा रहा है, कुछ इस तरह की तैयारी जब वो कर रहा है, रिगार्डलेस के मुआहिदा हो जाता है या नहीं, इजरायली जहाज इधर नहीं आएंगे खलीज फारिस के अंदर। अच्छा, तो दूसरी तरफ जो डिप्लोमेटिक ट्रैक है उस पर बहुत ज्यादा गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। बहुत हाई लेवल के ऊपर जाकर इस वक्त इंगेजमेंट जब वो हो रही है। मिसाल के तौर पे 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आप देखिए कि चीन के जो सदर हैं उनकी पहली बड़ी एंट्री हुई है और उन्होंने पहली कॉल की है मिडिल ईस्ट के अंदर। और जो उन्होंने पहली कॉल की है वो MBS को की है, मोहम्मद बिन सलमान को। प्यूटन की तो जाहिर है राब्ते होते रहे, लेकिन चीन के सदर की ये पहली कॉल है और MBS के साथ अहम तरीन जो डिस्कशंस है। और देखिए कि इससे पहले यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, वो गए चाइना, हालांकि वो अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। और आज MBS के साथ बात हो रही है। रीजन के दो सबसे अहम तरीन मुल्क यूएई और सऊदी अरेबिया। तो असल बात नाज़रीन यह है कि इन मुल्कों को यह समझ आ रही है कि रीजन की स्टेबिलिटी की जो की है, जो उसकी कुंजी है, वो चाइना के अंदर मौजूद है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने की जो की है वो भी चाइना के अंदर मौजूद है। अगर आपने ईरान से कोई बात मनवानी है, मनवानी से मुराद यह है कि चलें आप भी उनको कहेंगे यार आप भी 2 कदम पीछे हट जाएं, तो वो अमेरिका के कहने पर तो पीछे नहीं हटेंगे, यूरोप के कहने पर तो पीछे नहीं हटेंगे। तो कौन कहेगा तो वो पीछे हट सकते हैं। यानी अगर गल्फ कहता है कि यार हमारी भी ये शर्त ऐड कर लें और ईरान कहता है कि नहीं ये की सूरत नहीं होगी, तो फिर आप किसके पास जाएंगे कि यार ईरान को रिक्वेस्ट करें कि ये वाली हमारी डिमांड भी इसमें शामिल कर ली जाए। तो आप चीन के पास जाएंगे, उसके सिवा आप किसके पास जाएंगे? चीन के पास जाएंगे, रूस के पास जाएंगे, एक ही बात है। तो जो अमन की कुंजी, और फिर आप देखें सऊदी अरेबिया और ईरान की जो सुलह है वो चीन ने करवाई हुई है। और चीन वक्तन फवक्तन ये स्टेटमेंट जारी करता रहता है कि इसमें अभी तक एज अ गारंटर हम मौजूद हैं। चीन ये 2 साल बाद 3 साल बाद ये स्टेटमेंट जारी कर देता है कि ये सुलह जब एग्जिस्ट करती है और इसमें एज अ गारंटर हम मौजूद हैं, अभी तक मौजूद हैं। अभी कुछ महीने कबल जब वो तेहरान में चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया की ट्रायलेटरल मीटिंग हुई थी, तो इसलिए यानी कि अगर सऊदी अरेबिया के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये कुछ मनवाना चाहते हैं तो फिर चाइना ही रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो अमेरिका ने इस रीजन को क्या दिया है? और सबसे पहले ये एक बिलीफ था कि जैसे हम बयान करते रहते हैं कि गल्फ ये समझता था कि देखें हमने बड़ी विजडम के साथ हम अमेरिका के साथ चले हैं, हमने इजराइल को बड़े अच्छे तरीके से डील किया है, तो देखें हमारी खुशहाली भी है, हमारे यहाँ अमन भी है, हमारे यहाँ तरक्की भी है। तो जैसे वो पोर्ट्रे करते हैं कि यहां पर कुछ रेडिकल OIC कंट्रीज हैं और कुछ जो है वो मॉडरेट हैं, यानी ये गल्फ वाले मॉडरेट हैं, ये बड़े अच्छे हैं ये। तो अब जब अमेरिका ने इजराइल के लिए इन मुल्कों को भी जंग में ड्रैग किया है और इनकी इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, डैमेज कर दिया है, इनको बहुत नुकसान पहुंचाया है, और फिर जब हिफाजत का वक्त आया तो इनकी फौजें जब उल्टा होटल्स में पनाह लेकर इन मुल्कों को मजीद मुश्किल में डाल रही थी और इन मुल्कों के जो वसाइल हैं वो उल्टा इजराइल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। पता चला कि यहां पर जो लगे हुए रेडार्स हैं वो तो इजराइल की हिफाजत करते हैं, यहां पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं वो तो इजराइल के लिए लगे हुए हैं कि यहां से जब मिसाइल ईरान फायर करेगा तो इजराइल को पहले ही पता चल जाए। ये पता चला कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो रीजनल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। ये रीजनल एयर डिफेंस सिस्टम जब वो इजराइल के दिफा के लिए काम करता है, तो उसके बाद जाहिर है कि वो बयानिया भी खलीज फारिस में गर्क हो गया कि नहीं वो बुरे थे, हम अच्छे हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े तरीके से चले हैं। तो पता चला कि नहीं वो सबको एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। कभी पहले उनकी बारी थी और अब किसी और की बारी लगी हुई है, कल को किसी और की बारी लगेगी। जैसे मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इनको वार्न किया था 2008 में अरब लीग के इजलास में, उन्होंने कहा था कि एक की बारी आएगी। अच्छा, वो ये सारे जब उस वक्त हंस रहे थे, वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है मुअम्मर कज़ाफ़ी की इस बात के ऊपर, ये सारे हंस रहे थे
तो अब इनको कहीं ना कहीं ये समझ आ रही है, तो चीन की एंट्री होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उधर रशिया ने वार्निंग जारी कर दी है, यानी ये पैरेलल सारी चीजें हो रही। रशिया ने कहा है कि अगर दोबारा ईरान पर जंग मुसल्लत हुई तो फिर दुनिया ये जान ले कि तबाह कुन वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी को शदीद धचका लगेगा अगर ये दोबारा ईरान पर जंग जब मुसल्लत की गई। ये रशिया की वार्निंग है। इसी दरमियान जो एक बहुत बड़ा राब्ता हुआ है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ हुआ है, यानी बरह रास्त ट्रंप और फील्ड मार्शल की जब बात हुई है, जाहिर है ये सबसे बड़ी कॉल है इस वक्त जिसके ऊपर दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस कॉल के अंदर क्या बात हुई है। क्योंकि इस वक्त देखें ट्रंप के साथ कॉल पर बात करना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है ना। ट्रंप तो किसी को घास नहीं डाल रहा, और जो उसकी एरोगेंस है और जो उसके मामलात हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से ये कन्वे किया गया है बादशाह सलामत को कि जनाब अली के ये जो आपने ब्लॉकेड लगा रखा है ईरानियंस तैयार नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप ये ब्लॉकेड खत्म नहीं करेंगे। तो अब देखिए कि पाकिस्तान एक पावरफुल मीडिएटर के तौर पर उसने अपने आप को साबित किया है, जो बार बार रिमाइंड करवा रहा है अमेरिका को। और पाकिस्तान ने दो ऐसे मरहले आए हैं जिसमें अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया, जिसमें सबसे बड़ा मरहला लेबनान का सीज़फायर है, जिसमें अमेरिका और इजराइल कह रहे थे कि नहीं ये तो मामला शामिल ही नहीं था। पाकिस्तान ने दोबारा स्टेटमेंट्स भी जारी की, फिर अमेरिका से वो सीज़फायर इन्फोर्स भी करवाया। ठीक है, तो पाकिस्तान ने यानी कि अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया कि जो कि कोई मिडिल ईस्ट का मीडिएटर, हालांकि वो पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमीज हैं और अमेरिका के ज्यादा करीब हैं, कतर कितना करीब है अमेरिका के, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, वो तो एक रिमाइंडर भी अमेरिका को नहीं दे सका। सो पाकिस्तान यहां पर पावरफुल मीडिएटर, तो बिला वजह तो नहीं ईरानियंस एतबार कर रहे भाई, जो मीडिएटर जो है वो बता ही ना सके जाकर के जनाब आप ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो कोई मीडिएटर हो नहीं सकता, वो सालिस बन नहीं सकता है जो एक पार्टी की गलती भी उसको बताने के काबिल ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने ये कन्वे कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि ईरानियंस का डेलीगेशन भेजना कोई मसला नहीं है। ये तो ईरानियंस थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई हम फिर अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती और ये सिर्फ टाइम बार्गेन किया जाता है और डिसेप्शन की जाती है तो फिर हम क्यों आए। तो वो डेलीगेशन भेजना, हुर्मस खोलना, ये कोई मसला नहीं है। ईरान हुर्मस भी खोल देगा, डेलीगेशन भी भेज देगा, पाकिस्तान के कहने पर वो भेज देगा, कोई मसला नहीं है। मसला तो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है ना, तो फिर ईरान भी एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर या एक सख्त पोजीशन लेने के लिए वो ये सारे इकदाम कर रहा। वो डेलीगेशन यहां से उड़ेगा, चंद घंटों में इधर आ जाएगा, कोई वो मसले वाली बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड जो खत्म करे। ठीक है ना, मामला शुरू कहां से हुआ? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं, 3 दिन तक वो वहां पर बैठे रहे और लेबनान का सीज़फायर करवाया। बदले में ईरान ने आबनाए हुर्मस खोली एज अ गुड जेस्चर के अब मामलात को आगे बढ़ाएं। उसके जवाब में ट्रंप ने क्या किया कि जी ब्लॉकेड हमारा जारी रहेगा और लेबनान का मसला अलग है, यूरेनियम ये हमें देंगे। तो एक देखे ना कि आपने एक जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था, आपने उसको खराब करने की कोशिश की है, तो अब वापस उसी सूरत हाल पर लेकर जाना पड़ेगा जो बात तय हुई थी। तो आपने ब्लॉकेड लगा के और इधर उधर की डिमांड्स डाल के उस सूरत हाल को खराब किया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो पीछे हट रहे हैं। इस जंग से अमेरिका इस तरह से निकलेगा कि उसके अहम तरीन इत्तेहादी जो है वो उस पर से एतमाद खो चुके होंगे और गल्फ जो है वो कहीं और पोजीशन ले चुके होंगे। और आप जरा देखिए कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी, इकोनॉमिक टाइज थे, इकोनॉमिक रिलेशंस थे हमारे अमेरिका के साथ, जो वो वीकनेस थी हमारी, प्रॉमिस डाइवर्सिफिकेशन, यानी वो चीज जिसको ताकत की अलामत समझा जाता था, ये ताकत की अलामत है। देखें कनाडा है, बरतानिया है, जापान है, एक आध और मुल्क है, इनका अमेरिका के साथ एक बड़ा स्पेशल मुआहदा है जो कि इनकी इकोनॉमीज को बहुत सपोर्ट करता है। जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व है वो बरह रास्त इनको डॉलर दे सकता है, ठीक है ना, ताकि इनकी करेंसीज को बैलेंस किया जा सके और इनकी मैशत को बैलेंस किया जा सके। बरह रास्त ये एक्सचेंज होते रहते हैं, यानी वो सिर्फ 3-4 मुल्कों के साथ मुआहदा है जिसमें कनाडा शामिल है। और आज कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इस तरह के रिलेशंस ये तो हमारी कमजोरी साबित आज हो रहे हैं। देखें, जब चेस बोर्ड बदलता है ना तो फिर सारी पोजीशन बदल जाती है। वो पोजीशन जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो अचानक आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। ये होता है। तो जिस तरह से बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में बदल रहा है, तो जिसको वो सबसे बड़ी ताकत समझते थे वो अब उनके लिए वो कह रहे हैं हमारी तो कमजोरी है। और वो कह रहे हैं कि हम मिलिटरीली भी अब खुद खड़े होंगे और इकोनॉमिकली भी जो डिपेंडेंस है वो हम खत्म करेंगे। अमेरिका के लिए अगर उसने अपना एम्पायर बचाना है तो बहुत जरूरी है कि वो अपने एलाइज के साथ ट्रस्ट को बहाल करे, ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म करे, रशिया के ऊपर सैंक्शंस खत्म करे, वगरना
डॉलर माइनस होता चला जा रहा है और अब तो यूएई ने भी कह दिया कि हम युआन में ऑयल बेचेंगे। ये इससे देखें, बात ये होती है कि एम्पायर गिरते गिरते बड़ा टाइम लगाते हैं। ये कोई बटन नहीं होता कि बटन दबाया और एम्पायर गिर गया। अब ये सल्तनत उस्मानिया है, इसको बड़े अरसे तक जब वो मर्द बीमार यूरोप का कहा जाता रहा है, वो कमजोर हो चुकी थी। रोमन एम्पायर गिरते गिरते उसने कोई 50, 70, 100 साल लगा दिए गिरते गिरते, कमजोर पोजीशन में भी। सो जाहिर है आज तो एम्पायर 100 साल तो क्या चलना है, चंद सालों में वो फारिग हो जाएगा। लेकिन आप असेस करते हैं ना कि मामला जा किधर रहे हैं। सो अगर अमेरिकन डिक्लाइन में जा रहे हैं, इस डिक्लाइन को रोकने का जो रास्ता है वो यही है कि वो वापस दुनिया को अपने साथ अटैच करें, अपने साथ कनेक्ट करें, स्टेबिलिटी लेकर आए, बजाय ये कि वो फिर जंगें छिड़ें जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसमें उन्होंने जीतना भी नहीं है, जिससे वो दुनिया को भी इनसिक्योर कर रहे हैं। तो इससे वो कोई फाते बनकर नहीं आएंगे, बल्कि उनका डिक्लाइन और तेज होगा। जब यूएई ये कह रहा है कि भाई हम युआन में बेचेंगे, तो इसके बाद और इंडिकेटर अमेरिकन को क्या चाहिए? यूएई से बड़ा उनका कोई इत्तेहादी है यहां पर? जब उसने कह दिया कि हम युआन में ऑयल बेचेंगे, ईरान तो जंग लड़कर कह रहा है ना कि हम बेचेंगे, हम लागू करेंगे युआन को। वो कह रहे हैं नहीं भाई हमारी मजबूरी, हमें युआन में बेचना पड़ेगा। तो आज इतने बड़े इत्तेहादी की मजबूरी युआन बन चुका है। तो अमेरिकन अगर इस इशारे को भी नहीं समझ रहे तो फिर क्या कहा जा सकता है? अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, वेस्ट के क्रिश्चियन लीडर्स हैं, वो खुलकर इन जंगों के खिलाफ बात कर रहे हैं जो इजराइल ने जंगें छेड़ी हैं, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो गजा में हो, चाहे वो अब ईरान में हो। इस वक्त अच्छा दो बड़े तबके हैं क्रिश्चियंस के, एक कैथोलिक हैं जिसके सरबराह जो वो पोप हैं, एक ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है ना। और इनके जो बड़ी हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटीज हैं वो टर्की के अंदर मौजूद हैं, पेट्रियार्क्स इनके हेड्स को कहा जाता है। जैसे रोमन सल्तनत है ना, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक जो बाज़ंतीनी सल्तनत है उसका मरकज यहां कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल था। तो वो जो रिलीजियस अथॉरिटीज हैं वो कई सौ साल से यहां ही मौजूद हैं, मॉडर्न टर्की ही में मौजूद हैं। सो वो ऑर्थोडॉक्स के सबसे बड़े नुमाइंदे, और कोई 200 मिलियन प्लस 300 मिलियन के करीब ऑर्थोडॉक्स के फॉलोअर हैं। यानी ओवरऑल क्रिश्चियन 1.5 अरब है ना, तो उसमें से एक हिस्सा कैथोलिक का है, कई 100 मिलियन क्रिश्चियन जो वो कैथोलिक हैं, कई 100 मिलियन जो है वो ऑर्थोडॉक्स हैं, ये मैं सादा अल्फाज में बता रहा हूं, और कई 100 मिलियन जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, इनके जो सरबराह जो टर्की में मौजूद हैं, उनका भी आज बड़ा सख्त तरीन बयान सामने आया कि जिस तरह से इजराइल एक एक मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रक्शन फैला रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, जिस तरह से ग्लोबल पीस को थ्रेट कर रहा है, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये बात अब यहां से, और उधर चर्च ऑफ इंग्लैंड जो बिल्कुल एक सेपरेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो भी पोप के साथ खड़ा हो गया। और अभी जो है खबर यह है कि जो ईरान में मनाब स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, उस मनाब स्कूल की जो बच्चियां हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, शहीद बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने पोप को खत लिखा है और शुक्रिया अदा किया है कि आपने इन बच्चियों के लिए जो आवाज उठाई। अभी तक अमेरिका ने इस मामले के ऊपर माजरत नहीं की है। तो खत में कहा गया है कि आपकी जो आवाज है, जाहिर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल आवाज, और शुक्रिया अदा किया गया। एक ही मुल्क है जिसकी वेटिकन के साथ कम्युनिकेशन है सबसे ज्यादा मजबूत, और वो ईरान है। ईरान की वेटिकन के साथ बड़ी मजबूत पोजीशन है, एक एंगेजमेंट है, क्योंकि वो ज़ायनिस्टों की सोच को समझते हैं। ज़ायनिस्टों की जो सोच है वो ये है कि इन दो मज़ाहिब को आपस में लड़वा कर रखना है। तो ईरानियंस इस सोच को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए वो वेटिकन के साथ राब्ते में है, ठीक है ना, इंगेजमेंट की कोशिश करते रहते हैं। तो चीन के, अब जरा पहले जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो चीन के सदर ने बात की है, उन्होंने कहा है कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए और डिप्लोमेसी की तरफ आना चाहिए। हम मिडिल ईस्ट में मुकम्मल अमन देखना चाहते हैं, चीन के सदर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जंग के दरमियान भी उनकी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। एमबीएस को उन्होंने कहा कि हम एक कंप्रीहेंसिव सीज फायर को सपोर्ट करते हैं और चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तैयार है, ये चीन के सदर बता रहे हैं। और चाइना ने ये कहा है कि जो फेज है टॉक्स का, ये बड़े क्रिटिकल घंटों से इस वक्त जब वो गुजर रहा है। अच्छा, उधर पैसिफिक के अंदर एक अलग जो एस्केलेशन है वो शुरू हो गई है। वहां पर अमेरिका, फिलिपाइन और जापान, इनकी ज्वाइंट जंगी मशकें शुरू हो गई हैं। तो चाइना ने वार्न किया है और उनके अल्फाज बड़े सख्त हैं। वी वार्न यूनाइटेड स्टेट्स, फिलिपाइन एंड जापान अगेंस्ट प्लेइंग विद फायर फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ ज्वाइंट ड्रिल्स। हम इनको वार्न कर रहे हैं कि फायर से खेलना बंद करें। तो वहां पर भी कशीदगी हो रही है। अब आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया वहां पर और मिसाइल दागेगा, जापान जब वो मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है,
और एक चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कहीं ताइवान के करीब पहुंच गया है। रॉयटर्स ये बता रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ट्रंप को कहा कि आप जो है वो ब्लॉकेड खत्म करें, और आपका जो ब्लॉकेड है ये टॉक्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि आई विल लुक इनटू दिस मैटर, यानी ट्रंप का ये कहना, इसका मतलब यह है कि वो ब्लॉकेड खत्म कर सकता है। और ये एक और बहुत बड़ा वाकया होगा, बहुत बड़ा वाकया होगा अगर अमेरिका ब्लॉकेड खत्म करता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के कहने पर उसने खत्म किया, यानी ये जब इतनी बड़ी पावर स्टेप बैक करती हैं, यानी हाथी की लड़ाई हो रही है किसी छोटे से जानवर से, और हाथी को स्टेप बैक करना पड़े तो उसका स्टेप बैक करना ही उसकी शिकस्त है, समझ ना। तो ये हाथी अगर स्टेप बैक करता है और अपना ब्लॉकेड खत्म करता है तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या है, और वो भी पाकिस्तान के कहने के ऊपर। और रशिया कह रहा है कि अगर मिलिटरीली फिर अटैक किया गया तो डायर कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे मिडिल ईस्ट के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ये सारे सुन लें, जिसमें ज़ाहिर यूरोप भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है ग्लोबल इकोनॉमी में। और रशिया उम्मीद करता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और अवॉइड रिटर्निंग टू अ मिलिट्री सिनेरियो, यानी रशिया ये कह रहा है कि मिलिट्री सिनेरियो की तरफ वापस नहीं आना है। दैट मीन्स कि खतरा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि दोबारा जंग की तरफ रिटर्न नहीं होनी चाहिए सूरत हाल। उधर मुसाद ये कह रही है कि आज़रबाईजान में हमारी एम्बेसी के ऊपर जब वो ईरान अटैक करने जा रहा था। अच्छा जी, और दूसरी बात यह है कि ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री शिप्स के ऊपर लॉन्च किए हैं ड्रोन्स। ईरानियन ड्रोन्स अटैक यूएस वेसल्स आफ्टर शिप इंसिडेंट, और हम खलीज ओमान के अंदर इन द वाटर्स ऑफ ओमान सी हम एक्शन लेंगे, ये ईरान कह रहा है। ईरान एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। इस लॉ के मुताबिक जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो इजराइल के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए। इसके अलावा जो वहां पर तमाम वेसल्स गुजरेंगी वो 30% पे करेंगी और रियाल्स के अंदर, और वो डायरेक्टली जो आईआरजीसी को जाएगा। और वट एवर द डील गेट्स मेड, ईरान वांट्स ऑन रिकॉर्ड दैट इजराइल पेज अ डिफरेंट प्राइस देन एवरीवन एल्स, यानी ईरान इस बात को यकीनी बना रहा है कि इजराइल एक अलग लेवल की प्राइस जाकर पे करे, यानी क्योंकि असल जड़ वो है ना, तो इसको वो सबक सिखाया जाए, इसको इतना डैमेज किया जाए। तो इजराइल को बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में ट्रीट करने का फैसला कर रहे हैं कि इजराइल को तो बैन ही करो ना, बाकी कुछ आएंगे, कोई पे करेंगे, कोई फ्री गुजरेंगे, नहीं इजराइल तो गुजरेगा ही नहीं यहां से, ताकि ये एक डिफरेंट प्राइस है वो पे करे। उसके लिए ये नो गो एरिया है, ये ईरान जब वो बाकायदा लॉ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि नाइदर पीस नॉर वॉर विल सर्व इजरायली इंटरेस्ट, यानी वो बता रहे हैं कि तुम भूल जाओ कि तुम जंग से कुछ हासिल कर लोगे और तुम भूल जाओ कि तुम सीज फायर से कुछ हासिल कर लोगे, क्योंकि ये इजराइल की स्ट्रेटजी है। सीज फायर भी एक हिस्सा है, जैसे लेबनान है या गजा है, दोनों जगहों पर वो जीत नहीं सके तो सीज फायर करके ग्लोबल प्रेशर को डिफ्यूज करके फिर बमबारी जारी रखते हैं। तो वो सीज फायर जिसको आप कहते हैं वो भी इजरायली मिलिट्री प्लान्स का एक हिस्सा होता है। तो वो कह रहे हैं ना ही सीज फायर में और ना ही मिलिट्री ना ही वॉर के अंदर तुम कुछ हासिल कर सकोगे। और मीनवाइल जो है वो अमेरिकी जो बिल्डअप है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। 75 डिफरेंट शिपमेंट्स है वो मिडिल ईस्ट आई हैं। नियरली 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ वेपन्स वो मिडिल ईस्ट ट्रांसफर अमेरिका ने किए हैं। ऑयल प्राइसेज जब ऊपर जा रही हैं, जब से ये मसला दोबारा से शुरू हुआ है ऑयल प्राइसेज ऊपर से ऊपर जा रही हैं, $100 को अब ये टच कर रही हैं। उधर इजराइल जो है वो मीटिंग कर रहा है आज कुछ ही देर में लेबनान और ईरान के हवाले से, वहां पर मीटिंग होने जा रही है। और इजराइल का मीडिया ये बता रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा, तो ईरान पर दोबारा हमला होना चाहिए। लेबनान के ऊपर इजरायली एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और लेबनीज सदर एक और ऐसा फैसला कर रहे हैं कि जो लेबनान को मजीद मुश्किल में डालने जा रहा है। उन्होंने डेलीगेशन तरतीब दे दिया है जो इजराइल के साथ जाकर बरह-रास्त मुज़ाकरात करेगा, और वो भी अमेरिका की सालसी में। और उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने ही इंटरवीन करके ये सीज फायर करवाया। तो अंदर बड़ी मज़ामत है कि भाई ये डायरेक्ट आप जो टॉक्स हैं वो इजराइल के साथ ना करें, एक बार फिर वो करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा इकदाम है कि जो उनको मजीद मुश्किल पोजीशन में खड़ा करेगा, क्योंकि लेबनान के लिए तो जरूरी है कि इजरायली फौज निकले। इजरायली फौज कभी नहीं निकलेगी इनके मुज़ाकरात के जरिए, तो ये अपने आप को मजीद मुश्किल पोजीशन में डालेंगे, इजराइल की बदमाशी के रास्ते खोलेंगे। इन्होंने जब से ये आए हैं यही कर रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। ये अपने आप को डिटैच कर रहे हैं एक रीजनल फ्रेमवर्क से। भाई जब सारा मसला एक ही मसला है तो आप उसके साथ अपने आप को डिस्कस करें, नहीं आप अपनी बात अलग करेंगे। आप किस
आपकी कोई स्ट्रेंथ है कि आप जाकर उनसे कोई बात मनवाएंगे? किस तरह आप अब क्या शो करेंगे? आपके पास क्या ताकत है कि आपकी बात मानी जाएगी? पहले भी आपको ईरान ने सीज फायर करवा के दिया है। ईरान ना होता तो आप करवा देते सीज फायर। तो अपने आप को डिटैच करना रीजनल फ्रेमवर्क से, अपने आप को कमजोर पोजीशन में डालना है, अपने हाथ पांव बांध के अपने आप को इजराइल के हवाले करना, ठीक है ना? ये लेबनीज गवर्नमेंट जब वो कर रही है। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मीनवाइल ईरान अपना डेलीगेशन भेज सकता है, ये पाकिस्तान उनसे बात करके डेलीगेशन आ जाएगा। लेकिन आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? डेलीगेशन के बाद क्या? कोई संजीदगी है अमेरिका के पास या नहीं है? उन्होंने को मुआहिदा करना है या नहीं करना, या बस ड्रामबाजी करनी है और टाइम गेन करके फिर हमला करना है? तो डेलीगेशन कोई मसला नहीं है, आबना हुर्मस कोई मसला नहीं है। मुआहिदा करना है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुआहिदा हो जाएगा। इसके लिए विल चाहिए, इसके लिए जो है वो मकसद होना चाहिए, ठीक है ना? अगर धोखा देना है तो फिर जाहिर है उसमें ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर किया, हमने राज और आकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।